हाँ जी, a very good evening to all of you. This is Devishish Pandey. Welcome you all to the next lecture of the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। 90% ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हम कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन अभी भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस में चार पांच टॉपिक्स हैं जो बचे हुए हैं। देखिए, सबसे पहला जजमेंट के बारे में है, वो आज हम पढ़ेंगे। उसके बाद एक कंसेप्ट आता है सबमिशन ऑफ द डेथ सेंटेंस टू द हाई कोर्ट। क्योंकि कोर्ट ऑफ सेशन जो भी डेथ सेंटेंस देता है, दैट हैज टू बी कंफर्म्ड बाय द हाई कोर्ट बिफोर इट इज एग्जीक्यूटेड, वो पॉइंट पढ़ेंगे। उसके बाद अपील के बारे में आज डिस्कशन शुरू करेंगे जितना हो जाएगा, और कल की क्लास में हम बेल को करेंगे। और बेल के बाद अगर पूरे बीएनएसएस की बात करें तो दो तीन छोटे पॉइंट्स और रहते हैं, जैसे डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, इरेगुलरिटी, लिमिटेशन, तीन चीजें, और इनहेरेंट पावर। ये छोटे छोटे पॉइंट्स रहते हैं जो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, बट अगर जरूरत हुआ तो मैं आपको इस पे थोड़ा सा बता भी दूंगा। ठीक है। सो दीज आर द फोर 4 to 5 टॉपिक्स दैट आर लेफ्ट इन द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो इसको हम डिस्कस करने वाले हैं, बट आज पहले जजमेंट से शुरू करेंगे। जजमेंट, कंफर्मेशन ऑफ द डेथ सेंटेंस बाय द हाई कोर्ट। एक सेकंड रुकिएगा जरा। यस, सो वी विल बी डिस्कसिंग दीज पॉइंट्स टुडे, और फॉलोड बाय जो भी आगे कल पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लिए जाएंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को। स्टार्ट करते हैं विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जजमेंट, कंफर्मेशन ऑफ द डेथ सेंटेंस। जजमेंट से एक आध क्वेश्चन फंस सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उसको हम देखते हैं। उसके बाद 392 से कहानी की शुरुआत होती है, जो जजमेंट की बात करता है। देखो, सबसे पहले समझो कि जजमेंट क्या होता है। जजमेंट जो कोर्ट का फाइनल डिसीजन होता है उसको हम जजमेंट कहते हैं। जजमेंट में बेसिकली पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन होते हैं कि किन पॉइंटर्स पे कोर्ट ने डिसीजन लिया है, रीजंस होते हैं, और उसके बाद फाइनल कंक्लूजन होता है। ठीक है। जब आप देखते हो तो जजमेंट के कंटेक्स्ट में बीएनएसएस में कुछ सब्सटैंटिव चेंजेस आए हैं, जैसे एक तो लास्ट डे या जिस भी दिन जजमेंट आपके एविडेंस क्लोज होते हैं, उसके बाद आपको मतलब आर्ग्यूमेंट्स वगैरह क्लोज हो जाते हैं, उसका आपको 45 डेज में जजमेंट प्रोनाउंस करना होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो ऐड की गई है। और जो जजमेंट है उसको 7 दिन के अंदर अपने इंटरनेट वाले पोर्टल पे, जो हाई कोर्ट का या जो भी कोर्ट का पोर्टल होता है, उस पर अपलोड करना जरूरी होता है। ये कुछ चीजें जो है वो जजमेंट में ऐड की गई हैं बीएनएसएस के अंदर। अगर आप सिंपल तरीके से देखोगे तो ये कहता है कि द जजमेंट इन एवरी ट्रायल इन एनी क्रिमिनल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन शैल बी प्रोनाउंस्ड इन ओपन कोर्ट। पहली चीज, जजमेंट शैल बी प्रोनाउंस्ड इन ओपन कोर्ट बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, यानी कि जो जज होगा, इमीडिएटली आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ ट्रायल और एट सब्सिक्वेंट टाइम नॉट लेटर देन 45 days फ्रॉम विच द नोटिस शैल बी गिवन टू द पार्टीज और देयर एडवोकेट्स। बाय नोटिस शैल बी गिवन टू द पार्टीज, कि अब जजमेंट के लिए लगा हुआ है। जिस भी दिन ये नोटिस दिया जाएगा कि आर्गुमेंट्स कंप्लीट हो गए और अब जो नेक्स्ट डेट है उस पर जजमेंट सुनाया जाएगा, तो दैट कैन नॉट बी मोर देन 45 days। बाई डिलीवरिंग द होल जजमेंट, आप पूरा जजमेंट दे सकते हो। बाई रीडिंग आउट द होल जजमेंट, पूरा जजमेंट पढ़ के सुना सकते हो। बाई रीडिंग आउट द ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द जजमेंट एंड एक्सप्लेनिंग द सब्सटेंस ऑफ द जजमेंट इन द लैंग्वेज विच इज अंडरस्टूड बाय द अक्यूज्ड और हिज एडवोकेट। तो जजमेंट को डिलीवर करने के तीन तरीके होते हैं, या तो आप डिलीवर कर दो, पूरा जजमेंट दे दो उनको हार्ड कॉपी में, या रीड आउट कर दो होल जजमेंट, या ऑपरेटिव पार्ट रीड डाउन करके, मतलब कि जजमेंट में क्या हुआ है, कन्विक्शन हुआ है, और सब्सटेंस समझा दो कि व्हाट आर द बेसिक ग्राउंड जिस पे कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है। वेयर द जजमेंट इज डिलीवर्ड अंडर क्लॉज ए, मतलब जब आपने डिलीवर की है कॉपी जजमेंट की, तो इन दैट केस आपको शॉर्ट हैंड में पूरा जजमेंट लिखना पड़ेगा और हर पन्ने पे साइन करना होगा ट्रांसक्रिप्ट पे। मतलब जो आपने लिखा था जजमेंट उसी की कॉपी बनेगी, तो जो ट्रांसक्रिप्ट बनेगी उसके हर पेज पे आपको साइन करना होगा और उस पर डेट लिखनी होगी ऑफ द डिलीवरी ऑफ द जजमेंट। अगर आप बी और सी में यानी कि रीड आउट करते हो, तो उसमें सिर्फ डेट और साइन होगा, सारे पेजेस पे साइन करने की जरूरत नहीं है, और ओपन कोर्ट में वो बता दिया जाएगा। नॉट रिटन इन हिज ओन हैंड, उसके खुद के हैंड से नहीं लिखा होगा, वो टाइपिस्ट वगैरह के द्वारा लिख दिया जाएगा। एवरी पेज ऑफ द जजमेंट शैल बी साइन बाय हिम। Where the judgment is pronounced in the manner specified in clause C, the whole judgment or copy thereof shall be immediately made available for the pursual of the parties to their advocates or their advocates free of cost। मतलब जब आपने पूरा जजमेंट पढ़ के सुना दिया, तब तो आपको इमीडिएटली फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी देने की जरूरत नहीं है, लेकिन
जब आपने सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट समझाया है, ऑपरेटिव पार्ट पढ़ के सुनाया है और सब्सटेंस जो है वो बताया है, तो इन दैट केस इट इज मैंडेटरी कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट पार्टीज को या उनके एडवोकेट्स को जो जजमेंट की कॉपी है वो प्रोवाइड करोगे। इसके बाद इफ द अक्यूज्ड इज इन कस्टडी ही शैल बी ब्रॉट टू हियर द जजमेंट। देखो जनरल रूल ये है कि जजमेंट जो है वो अक्यूज्ड के सामने दिया जाता है, लेकिन अगर अक्यूज्ड का पर्सनल अपीयरेंस डिस्पेंस कर दिया गया है किसी भी कारणवश, तो द जजमेंट इज नॉट इलीगल ओनली इफ द अक्यूज्ड इज नॉट प्रेजेंट। और अब तो इन पर्सन या ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी हो सकता है। ठीक है। और ठीक है, ये हो गया। बस इतना बात इसमें याद रखना है और कुछ भी याद नहीं रखना है। इसके बाद लैंग्वेज एंड कंटेंट्स ऑफ द जजमेंट। जब आप लैंग्वेज एंड कंटेंट्स ऑफ द जजमेंट की बात करते हो, तो पहली चीज तो आती है कि द लैंग्वेज विल बी ऑफ द कोर्ट शैल कंटेन द पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन, कि किन पॉइंट्स पर डिसीजन आया है एंड द रीजंस फॉर दैट डिसीजन। और मतलब चार चीजें होती हैं। पहला तो लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट हो गया, दूसरा हो गया पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन होंगे, डिसीजन होगा, रीजन होगा। उसके बाद स्पेसिफाई द ऑफेंस, जैसे चार्ज में आप लिख रहे थे वैसे सेक्शन नंबर किस सेक्शन के अंदर उसको चार्ज किया गया। इफ द जजमेंट इज ऑफ अक्विटल, अगर उसको अक्विट किया गया तो ये बताना पड़ेगा कि उसमें लिखना होगा दैट द अक्यूज हैज बीन अक्विटेड एंड दैट ही इज सेट एट लिबर्टी। मतलब अगर वो क्या नाम है जेल में है तो उसको बेल पे रिलीज किया जाएगा, या कहने का मतलब ही इज एट लिबर्टी, मतलब ही शुड नॉट बी फर्दर डिटेन्ड। When the conviction is under the Bharatiya Nyaya Sanhita and it is doubtful under which of the two sections or under which two parts of the same section, the court shall distinctly express the same and pass the judgment in alternative। अगर ये क्लियर नहीं हो पाया है ट्रायल के बाद भी कि कौन से ऑफेंस के लिए इसको ट्राई करना है, मतलब कौन से ऑफेंस के लिए कन्विक्ट करना है या एक्विट करना है, तो अगर मल्टीपल सेक्शंस में आप उसको कन्विक्ट कर रहे हैं तो ऑल्टरनेटिव में जजमेंट दोगे कि अगर इसमें था तो ये है और इसमें था तो इस तरीके से इसका कन्विक्शन है। When the conviction is of an offense punishable with death or in alternative with imprisonment of life or imprisonment of terms of years, the judgment shall state when the conviction is for an offense। यहां बात कर रहा है ऑफेंस की, सजा क्या हुई उसकी बात नहीं कर रहा है। अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस है जिसमें डेथ सेंटेंस है, लाइफ इंप्रिजनमेंट या इंप्रिजनमेंट है अल्टरनेटिव में, द जजमेंट शैल स्टेट द रीजन फॉर द सेंटेंस अवॉर्डेड एंड इन केस ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ द स्पेशल रीजन ऑफ सच सेंटेंस। मतलब अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस है जिसमें डेथ सेंटेंस, एलआई या कोई भी इंप्रिजनमेंट दिया हुआ है, तो उसके कन्विक्शन पे आपको रीजन लिखना जरूरी है और डेथ में स्पेशल रीजन। ठीक है। When the conviction is for an offense punishable with imprisonment for a term of 1 year or more, but the court imposes a sentence of imprisonment for a term less than 3 months, it shall record the reasons for awarding such sentence unless such sentence is one of the imprisonment is still the rising of the court or unless the case was tried summarily। इनको छोड़ दो। मतलब पॉइंट इतना है कि अगर 1 साल से इंप्रिजनमेंट ऑफ टर्म 1 साल से ऊपर था और आपने उसमें मैक्सिमम जो है वो 3 महीने की सजा दी है, तो भी आपको रीजंस रिकॉर्ड करने। तो दो जगह रीजंस को स्पेसिफिकली रिकॉर्ड करना है, बाकी जगह भी रीजंस वैसे एक्सपेक्टेड होते हैं बट नहीं भी लिखे हैं तो जजमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। बट दो चीजें, अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस है जिसमें डेथ, लाइफ इंप्रिजनमेंट और ऑल्टरनेटिव में कोई इंप्रिजनमेंट टर्म दिया हुआ है तो वहां पे रीजंस रिकॉर्ड करना जरूरी है। और अगर 1 साल से ऊपर का अपराध है जिसमें 3 महीने से कम की सजा दी गई है तो उसमें भी रीजंस रिकॉर्ड करना जरूरी है। और ये बार बार पूछा जाता है कि किस सेक्शन में ये बात लिखी हुई है दैट व्हेन एनी पर्सन इज सेंटेंस टू डेथ द सेंटेंस शैल डायरेक्ट दैट ही बी हैंग्ड बाय नेक टिल ही इज डेड। तो टू बी हैंग्ड टिल ही इज डेड, ये बात जो है ये यहां पे दी हुई है। तो बार बार पूछा जाता है किस सेक्शन में ये दिया हुआ है, तो 393 में दिया हुआ है। जजमेंट वाले में उसमें नहीं दिया है, पिछला सेक्शन जजमेंट की बात कर रहा था। लैंग्वेज एंड कंटेंट्स ऑफ द जजमेंट में ये बात दी हुई है। तो जब भी आता है तो आपको लगता है जजमेंट में दिया जाएगा तो आप 392 लगा देते हो, लेकिन ये 393 में दिया है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। ऑर्डर फॉर नोटिफाइंग एड्रेस ऑफ प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफेंडर। जैसे कि हम पहले देख रहे थे 136 वगैरह में कि जब भी कन्विक्शन होता है तो हम सिक्योरिटी लेते हैं और बाकी सारी चीजें लेते हैं। यहां पे एक छोटी सी बात ये कही गई कि अगर कोई भी व्यक्ति कन्विक्ट किया जाता है तो उसके ऊपर ये लगाया ये एक तरह से एक कंपल्शन लगाया जा सकता है कि 5 साल तक, मैक्सिमम मैक्सिमम 5 साल तक उसको अपना जो रेजिडेंस है उसकी जो डिटेल्स है वो सबमिट करनी होंगी। अगर अगर वो उसी रेजिडेंस पे रहता है तो वो 5 साल तक कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन अगर वो अपना रेजिडेंस चेंज करता है तो लॉ कहता है कि आपको उसको अपडेट करना पड़ेगा टू द प्रॉपर अथॉरिटीज, पुलिस या जो भी बताया जाएगा, कोर्ट में बताया जाएगा कि आपको उसको अपडेट रखना है।
मतलब आपका रेजिडेंस पुलिस को या कोर्ट को पता होना चाहिए एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम विद इन द नेक्स्ट 5 ईयर। तो ये एक बीच में सेक्शन है जो आप लगा सकते हैं। ये कहता है व्हेन एनी पर्सन हैविंग बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन इंडिया फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट ऑफ अ टर्म ऑफ 3 इयर्स और अपवर्ड, 3 साल से ऊपर है और उसका एक बार और मतलब प्रीवियस कन्विक्शन है, इज अगेन कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 3 इयर्स ऑफ अपवर्ड। मतलब पहले आपका एक कन्विक्शन था जिसमें 3 साल तक की सजा थी, उसके बाद आपका दोबारा कन्विक्शन हुआ है जिसमें 3 साल या उससे ऊपर की सजा है। ठीक है। by any court other than the magistrate of second class, such court may, if it thinks fit, at the time of passing of sentence of imprisonment, also order that his residence and any change or absence from such residence after the release be notified as hereinafter provided for a term not exceeding 5 years। तो अगर आपका कोई 3 साल का पुराना कन्विक्शन था और आपका उसके बाद फिर से 3 साल या उससे ऊपर का कन्विक्शन हुआ है, तो और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ने आपका ट्रायल नहीं किया, उसके अलावा किसी मैजिस्ट्रेट ने किया है, तो आपसे वो आपके एड्रेस का मांग सकते हैं कि आपका रेजिडेंस क्या है, और अगर आपके रेजिडेंस में कोई भी चेंज आता है तो उसको आपको कोर्ट को अपडेट करना होगा। ठीक है। द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 शैल आल्सो अप्लाई टू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसीज टू कमिट if such conviction is set aside in appeal or otherwise such order will also come void। ये एक जनरल प्रिंसिपल है जो कहीं पे भी आप लगा सकते हो कि अगर कोई भी, जैसे हमने उसमें भी देखा था सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर में भी, कि अगर अपील में आपका, या हमने देखा था कन्विक्शन में सिक्योरिटी रखने के लिए, तो अगर कन्विक्शन अपीलेंट कोर्ट के द्वारा कैंसिल कर दिया जाता है तो ये जो भी सिक्योरिटी लोअर कोर्ट के द्वारा दी गई है ऑन द बेसिस ऑफ कन्विक्शन वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। An order under this section may also be made by appellant court or by the high court or the court of session whether exercising the power of revision। ठीक है। और द स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी कि कैसे करना है। बस इतना बात आपको याद रखना है। अब आ जाता है ऑर्डर टू पे कॉम्पनसेशन। देखो एक बात समझना, दो शब्द यूज होंगे, एक होगा फाइन और एक होगा कॉम्पनसेशन। ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, दो शब्द यूज होते हैं क्रिमिनल लॉ में, फाइन और कॉम्पनसेशन। देखो फाइन का मतलब होता है कि जो बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में या अदर लॉज में जिसमें भी आपका प्रोसिक्यूशन हो रहा है उसमें अगर कहीं लिखा हुआ है कि फाइन है तो वो फाइन कहलाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी प्रोविजन में अगर फाइन नहीं दिया हुआ है या कोर्ट ने ये देखा कि जो फाइन दिया हुआ है वो कंप्लीट नहीं है कि आप प्रोसिक्यूशन को हेल्प कर पाए और आप विक्टिम का रिहैबिलिटेशन कर पाए। देखो मैंने आपको कई बार बताया कि लॉ का ये इंटेंट रहता है कि देखो सजा हो गई है अक्यूज्ड को, वो जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ वी हैव टू ऑल्सो लुक ऑन टू द रिहैबिलिटेशन ऑफ द विक्टिम। दैट इज द पॉलिसी ऑफ द बीएनएसएस ऑल्सो। तो अभी हम देखेंगे कि तीन ऐसे सेक्शंस हैं जो इसी की बात करते हैं। तो पहला तो ये हो गया कि कोर्ट कॉम्पनसेशन ऑर्डर कर सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द वर्ड फाइन एंड कॉम्पनसेशन। फाइन बीएनएस में जो दिया जा रहा है वो फाइन होता है जो लिखा हुआ है, बट अगर वो फाइन एडिक्वेट नहीं है तो फिर कोर्ट जो है कॉम्पनसेशन देने को भी कह सकती है कि आप विक्टिम के रिहैबिलिटेशन के लिए कॉम्पनसेशन पे करें। तो कॉम्पनसेशन और फाइन इन दो वर्ड्स में कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहां पे क्या कहा जाता है, यहां पे देखिए क्या होता है, व्हेन अ कोर्ट इंपोजेस अ सेंटेंस ऑफ फाइन और अ सेंटेंस इंक्लूडिंग द सेंटेंस ऑफ डेथ ऑफ विच फाइन फॉर्म्स अ पार्ट, मतलब या तो सिर्फ फाइन दिया या कोई भी इंप्रिजनमेंट दिया और उसके साथ फाइन भी था, when passing the judgment order the whole or any part of the fine recovered be applied in defraying the expenses properly incurred in the prosecution। अगर प्रोसिक्यूशन के कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस इनकर हुए हैं तो उसको सबसे पहले सेटिस्फाई किया जाएगा, दिस विल बी द फर्स्ट चार्ज ऑन द फाइन। उसके बाद इन द पेमेंट टू एनी पर्सन ऑफ कॉम्पनसेशन फॉर एनी लॉस और इंजरी कॉज्ड बाय द ऑफेंस व्हेन कॉम्पनसेशन इज इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट रिकवरेबल बाय द पर्सन इन अ सिविल कोर्ट। मतलब ऐसा उसको लॉस या इंजरी हुआ था जिसके लिए वो एक सिविल सूट में भी कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता था, ऐसी कोई इंजरी या लॉस हुआ था। When any person is convicted of any offense for having caused the death of another person or having abetted the commission of such offense in paying compensation to the person under the Fatal Accidents Act, इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो अगर कोई फैटल एक्सीडेंट एक्ट में हम देखते हैं कि उसको जो इंश्योरेंस वगैरह होता है वो उसके लीगल हायर्स को मिलता है। तो जिनको भी इंश्योरेंस वगैरह मिलता है या उनके पास डैमेजेस रिकवर करने का अधिकार होता है उनको ही आप ये कॉम्पनसेशन प्रोवाइड कर दोगे। when any person is convicted of offense including theft, stolen property, इस तरह के, in compensating any bona fide purchaser of such property for the loss of the same if the property is restored
टू द पोजेशन ऑफ द पर्सन एंटाइटल्ड। मतलब जब प्रॉपर्टी होगी तो जिसकी प्रॉपर्टी थी, जिसकी प्रॉपर्टी चोरी हुई थी, उसको आप कॉम्पनसेट करोगे। इफ द फाइन इज इंपोज्ड इन अ केस विच इज सब्जेक्ट टू अपील, नो सच पेमेंट। अच्छा, यहां पे पेमेंट कह रहा है। देखो होता क्या है कि जो लोअर कोर्ट होगी वो तो जजमेंट दे देगी। जब वो जजमेंट देगी तो जजमेंट के अंदर वो क्या करेंगे, वो इंप्रिजनमेंट भी दे देंगे, फाइन भी दे देंगे। लेकिन फाइन का पेमेंट तब तक नहीं होगा जब तक कि अपील का जो समय वो खत्म नहीं हो जाता, या अगर अपील प्रेफर की गई है तो अपील डिसाइड नहीं हो जाती, तब तक उस फाइन का पेमेंट नहीं होगा। ठीक है। when the court imposes a sentence of which fine does not form the part, अब यही बात जो मैं कह रहा हूं कि when a court imposes a sentence of which fine does not becomes the part, मतलब एक ऐसा सेंटेंस दिया जिसमें फाइन का प्रावधान नहीं था या फाइन नहीं दिया गया था, तो द कोर्ट में when passing the judgment order the accused to pay by way of compensation such amount as may be specified in the order for the to the person जो भी suffered injury. An order under this section may be made by the appellant court or the high court or the court of session while exercising the power of revision. ठीक है। तो ये चीज आप जो है, और सिविल सूट से एट एनी टाइम अवॉर्डिंग कॉम्पनसेशन इन एनी subsequent civil suit relating to the same matter, the court shall take into consideration any sum paid or recovered as compensation under this section. देखो ये एक बेसिक फंडामेंटल होता है हमारे देश के लॉस का, कि मान लीजिए आपको, जैसे हमने देखा कि मेंटेनेंस हमने पढ़ा 144 में, तो अब क्या हुआ, मेंटेनेंस में अगर आपको मेंटेनेंस मिल गया, तो अगर आप वो हिंदू मैरिज एक्ट में या मेंटेनेंस एंड गार्जियनशिप एक्ट में आप कहीं पे भी जाके अगर मेंटेनेंस क्लेम करते हैं, तो कोर्ट डेफिनेटली इस बात को भी कंसीडर करता है कि पहले आपको कितना फाइन मिला था। तो वही बात यहां पे भी कही जा रही है कि कल को उस लॉस और इंजरी के लिए आप कोई सिविल सूट भी डालते हो, तो ऐसा नहीं है कि क्रिमिनल कोर्ट ने कोई भी आपको कॉम्पनसेशन दिया है, सो दैट इज वेरी डिफरेंट, ऐसा नहीं होता है। मतलब दैट हैज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय द कोर्ट इफ एनी सिविल कोर्ट इज आल्सो गिविंग द कॉम्पनसेशन इन द नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो ये बात इसमें याद रखिएगा। इसके बाद आता है विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम अब यही उसी चीज की बात करती है कि आपको जो है रिहैबिलिटेट करना है विक्टिम को। तो अब दोनों चीजें हो सकती हैं। एक बात और समझना कि ये जो विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम है, ये इन एडिशन टू द पिछला सेक्शन हो सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोर्ट ने पिछले सेक्शन में अगर कॉम्पनसेशन ऑर्डर किया है तो विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम में आपको कॉम्पनसेशन नहीं मिल सकता। बेसिकली विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम में तभी आपको मिलता है जब जो फाइन लगाया गया है पिछले सेक्शन में वो एडिक्वेट नहीं था। ठीक है, उसमें तो 2,000, 10,000, 5,000 का फाइन बोला गया। लेकिन अगर किसी महिला के साथ अनफॉर्चुनेट रेप हुआ है तो ऐसी परिस्थिति में उसको शायद, देखिए आप उसको सजा दे सकते हो आप, और उसको रिहेबिलिटेट कर सकते हो, यही तो आपके पास ऑप्शन है। अब उसको अंडन तो आप नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम उसकी लाइफ को थोड़ा सा इजी बनाने का प्रयास कर सकते हो। तो वो चीज यहां पे बताई गई। कहता है द स्टेट गवर्नमेंट इन कोऑर्डिनेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल प्रिपेयर अ स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग फंड्स फॉर द पर्पस ऑफ कॉम्पनसेशन टू द विक्टिम और हिज डिपेंडेंट्स हु हैज सफर्ड लॉस। अच्छा, इसमें दो तीन तरह के केस और आते हैं, क्योंकि जैसे आपने ये तो समझ लिया कि चलो अगर पिछले सेक्शन में फाइन दिया गया था तो फाइन एडिक्वेट नहीं था या कंप्लीट नहीं था। कई बार ऐसा होता है कि विक्टिम तो होता है लेकिन अक्यूज्ड पकड़ में नहीं आता है, या अक्यूज्ड का पता ही नहीं होता है। तो ऐसी परिस्थिति में भी विक्टिम तो है ही है ना। देखो पिछला जो सेक्शन था वो तब काम आ जाएगा जब अक्यूज पकड़ा गया, अक्यूज को फाइन लगाया गया या कॉम्पनसेशन लगाया गया, तो शायद काम आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए अक्यूज के पास पैसा नहीं है, या मान लीजिए अक्यूज पकड़ा ही नहीं गया, या फिर मान लीजिए कि जो भी ऑफेंस तो हुआ है, किसी के साथ ऑफेंस तो हुआ है, वो बात क्लियर है, लेकिन किसने किया है ये पुलिस ढूंढ ही नहीं पाई, या ट्रायल में ये निकल ही नहीं पाया कि किसने अपराध किया है, तो ऐसी परिस्थिति में भी उसको रिहेबिलिटेट तो करना पड़ेगा। तो फिर वी विल कम अंडर दिस सेक्शन वेन एवर अ रिकमेंडेशन इज मेड बाय द कोर्ट। अब इसमें क्या होता है, कोर्ट रिकमेंडेशन करती है। मतलब कोर्ट जब उस केस को देखती है कि भाई अक्यूज नहीं है, भाग गया है, नहीं मिल पा रहा है, या उसका कॉम्पनसेशन एडुकेट नहीं है, तो कोर्ट जो है वो रिकमेंडेशन करती है टू द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और द स्टेट लीगल सर्विस। दो लोग हैं, दोनों में से किसी को भी भेज सकती है एज द केस में भी। मतलब अगर उस डिस्ट्रिक्ट में होगी लीगल सर्विस अथॉरिटी तो डिस्ट्रिक्ट की लीगल सर्विस अथॉरिटी को भेजेगी, अगर नहीं होगी तो स्टेट की लीगल सर्विस अथॉरिटी को भेजेगी। shall decide as the case may be shall decide the quantum of compensation to be awarded under the scheme। तो ये जो डीएलएसए है और एसएलएसए है, ये डिसाइड करती है कितना कॉम्पनसेशन देना है। इफ द ट्रायल कोर्ट एट द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल इज सेटिस्फाइड
that the compensation awarded in the section 395 is not adequate or where the case ends in acquittal or discharge and the victim has to be rehabilitated. ये भी हो सकता है कि अक्यूज acquit हो गया, डिस्चार्ज हो गया फॉर द वांट ऑफ प्रोसिक्यूशन, बट विक्टिम के साथ तो अपराध हुआ ही है ना. इट में मेक रिकमेंडेशंस वेयर द ऑफेंडर इज नॉट ट्रेस्ड और आइडेंटिफाइड, ऑफेंडर मिला ही नहीं but the victim is identified, and where no trial takes place the victim or his dependents may make an application to the state or the DLSA for awarding compensation on receipt of. ये सब करेंगे. अगर ये चाहें तो ये इंक्वायरी भी कर सकते हैं क्लॉज 4 में. क्लॉज 4 में मतलब जहां पे ट्रायल ही नहीं हुआ, जहां पे विक्टिम था लेकिन अक्यूज कभी मिला ही नहीं या जान ही नहीं पाए कौन अक्यूज था, तो इन दैट केस अब ट्रायल तो होगा नहीं, किसके नाम पे चार्जशीट होगी, किसको आप अक्यूज बना के बुलाओगे. ठीक है, इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी लेकिन ट्रायल नहीं हो पाएगा. इन्वेस्टिगेशन में एफआर लगेगी कि साहब हमें पता ही नहीं है कि किसने अपराध किया. तो अब अगर ऐसा कोई परिस्थिति है तो भी, तो जो पार्टीज हैं, जो विक्टिम है, वो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी या स्टेट सर्विस अथॉरिटी के पास जाके अपनी एप्लीकेशन लगा सकता है. लेकिन वहां पे जो आपका डीएलएसए है या स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है वो क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा. लेकिन जो भी इंक्वायरी है वो 2 महीने में खत्म होनी चाहिए. द स्टेट एज द केस में भी एलिवेट द सफरिंग, जो भी है फर्स्ट एड फैसिलिटी, मेडिकल बेनिफिट्स, ये सब चीजें दी जा सकती हैं. ठीक है, और ये जो कॉम्पनसेशन है ये जो आपके बीएनएस में दिया हुआ है उसके एडिशन में होगा. तो कहने का मतलब ये सब एडिशन में होंगी, बट हाँ उसको दिया जाएगा. बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है 397 एमसीक्यू के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये कहता है ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम्स. आपने देखा होता क्या था पहले, क्या होता था पहले के टाइम पे, बिफोर दिस प्रोविजन, होता क्या प्रॉब्लम था कि अक्सर लोग क्या करते थे कि अगर किसी का भी कोई सेक्सुअल ऑफेंस है या मोटर व्हीकल एक्सीडेंट है तो उसको लोग पहले तो छूते नहीं थे, और छूते थे तो डॉक्टर क्या ले जाते थे, तो डॉक्टर ऑपरेट करने से मना कर देता था, कहता है पहले पुलिस को बुलाओ या एफआईआर करो उसके बाद मैं ऑपरेट करूंगा. उसके चक्कर में लोगों की जान चली जाती थी. तो इन्होंने बहुत ही इसको इंपॉर्टेंट चेंज किया है कि ऑल हॉस्पिटल्स, पब्लिक और प्राइवेट, ये भी नहीं कि सरकारी ले जाओ, public or private, whether run by central government, state, local bodies, or any other person, shall immediately provide first aid or medical treatment free of cost to the victims of the offences covered under all these sexual offences या protection of children from sexual offences act, and shall immediately inform the police of such incident. ये सेक्शन आप याद रखिएगा. इसका करस्पॉन्डिंग सेक्शन बीएनएस में भी है. अब वो 227 मैं भूल गया कौन सा हो गया है, ठीक है, वो आप देख लेना. बट एक सेक्शन बीएनएस में भी कहता है कि अगर आपको ये चीज प्रोवाइड करनी है और कोई भी मना करता है तो उसकी सजा है. तो वो आप सेक्शन नंबर देख लीजिएगा एक बार. इसके बाद करिज्मेटिक चेंज अंडर द बीएनएसएस. पहली बार इस बात के बारे में बात की गई जीवन में, पहली बार. नहीं तो ये चीज को कभी ध्यान नहीं दिया जाता था. और जब आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द चेंजेस इन द बीएनएसएस, दिस इज अ वेरी फंडामेंटल चेंज. अगर आगे चल के इसकी जूरिस्प्रूडेंस डेवलप होगी तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के लिए. ये कहता है कि विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, सिर्फ इतना कहता है स्टेट गवर्नमेंट शैल प्रिपेयर एंड नोटिफाई अ विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम फॉर द स्टेट विद अ व्यू टू एंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस. क्या होता है कई बार किसी बाहुबली आदमी है जो गैंगस्टर है या बाहुबली है, उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं देना चाहता है. क्यों नहीं देना चाहता है? क्योंकि उसको पता है अगर उसने एविडेंस दिया तो ये व्यक्ति आके मुझे चोट पहुंचा सकता है या मेरे साथ कुछ गलत कर सकता है. तो इनकी प्रोटेक्शन के लिए आप क्या कर सकते हो एज अ स्टेट, मतलब स्टेट ने इस बात को रिकॉग्नाइज किया है कि लोगों में कई बार फियर होता है टू बिकम अ विटनेस, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए हमें कुछ करना चाहिए. अभी कुछ आया नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट को अपने हिसाब से फॉर्म करनी होंगी कि मतलब अगर कोई 10 साल से बड़ा ऑफेंस है, अब देखो वो उसी तरह से वो कुछ बनाएंगे, पॉलिसी बनाएंगे. पॉलिसी अभी नहीं बनी है लेकिन दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ दैट, दैट ऑल द स्टेट्स शुड ट्राई टू मेक अ पॉलिसी विद रेफरेंस टू द सेम. कुछ बनाएंगे 10 साल से ऊपर के अपराध में है कोई, मान लीजिए, या कोई इसका कोई भी पॉलिटिकल करियर है या जो ऐसा जो जिसका प्रीवियस कन्विक्शन था, तो ऐसे लोगों के खिलाफ अगर आप विटनेस बन रहे हैं तो आपको प्रोटेक्शन दी जाएगी या कुछ ऐसा दिया जाएगा, या आपकी अगर रिटर्न रिक्वेस्ट होती है तो आपको पुलिस मुहैया कराई जा सकती है. इस तरह की कुछ चीजें करेंगे. कॉम्पनसेशन टू पर्सन ग्राउंडलेसली अरेस्टेड, ये कहता है कि भाई अगर आपने किसी को गलत तरीके से अरेस्ट किया है तो आपको 1,000 रुपए तक का कंपनसेशन देना पड़ेगा. वेन एनी पर्सन कॉजेज अ पुलिस ऑफिसर टू अरेस्ट अनदर पर्सन, if it appears to the magistrate by whom the case is heard that there was no sufficient ground
फॉर कॉजिंग सच अरेस्ट द मैजिस्ट्रेट में अवॉर्ड such compensation not exceeding 1000 rupees to be paid by the person so causing the arrest to the person so arrested for his loss of time expenses in the matter as the magistrate thinks fit। हालांकि 1000 बहुत कम है मेरे हिसाब से कम 1 लाख रुपया होना चाहिए, लेकिन उसमें दिक्कत दूसरी नहीं, पर्सन को ही देना पड़ेगा। हाँ, तो कम से कम 1 लाख रुपया होना चाहिए कि अगर किसी ने किसी को ग्राउंडलेसली अरेस्ट करवाया, हालांकि डिफिकल्ट टू प्रूव है, बट अगर प्रूव हो जाता है तो डेफिनेटली 1 लाख का कॉम्पनसेशन होना चाहिए। ठीक है। इफ इन सच केसेस इफ मोर पर्सन देन वन आर अरेस्टेड द मैजिस्ट्रेट में अवॉर्ड ईच ऑफ देम नॉट एक्सीडिंग 1000, ऑल कंपनसेशन मे बी रिकवर्ड एज फाइन। ठीक है, तो ये बात आपको यहां पे ध्यान रखनी है। ये भी क्या कह रहा है, ये कॉस्ट की बात कर रहा है। ठीक है, जैसे सीपीसी में कॉस्ट होती है ना, मतलब देखो बात यहां पे ये कह रहा है कि अगर नॉन कॉग्निजेबल केस है, देखो कॉग्निजेबल में तो आपके पास दुनिया भर की चीजें थी, आप कर लेते हो, ग्राउंडलेस अरेस्ट की भी बात कर दी। ये कहता है कि अगर आपने किसी के खिलाफ एक झूठा नॉन कॉग्निजेबल केस रजिस्टर किया है तो फिर उसको कुछ कॉस्ट मिलनी चाहिए। देखो कॉस्ट का क्या मतलब होता है, कॉस्ट का मतलब होता है कि देखिए आपने मेरे खिलाफ कोई नॉन कॉग्निजेबल केस किया, अब अगर आपने मुझे किया तो मेरी ये लॉफुल ड्यूटी है कि मैं कोर्ट में अपियर होऊंगा, एडवोकेट एंगेज करूंगा, अपना केस प्लीड करूंगा। लेकिन इससे मेरा अननेसेसरी हैरेसमेंट हो रहा है, इकोनॉमिक भी हो रहा है और बाकी सोशली और बाकी तरीकों से तो हो ही रहा है। तो लॉ कहता है कि अगर ऐसा कुछ आपने किया है जिससे सामने वाले की कोई भी कॉस्ट लगी है, तो अगर सब कुछ आखिरी में सही निकल के आ जाता है कि आपके साथ कोई अपराध नहीं होता और आपने मुझे जबरदस्ती एक नॉन कॉग्निजेबल केस में फ्रेम किया, तो एटलीस्ट मेरी जो कॉस्ट लगी है उसकी रिकवरी का अधिकार है मेरे पास। वेर एनी कंप्लेंट ऑफ अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इज मेड टू अ कोर्ट, कंप्लेंट केस में ही लगता है, द कोर्ट इफ द कन्विक्ट्स द अक्यूज, इफ इट कन्विक्ट्स द अक्यूज मे इन एडिशन टू द पेनल्टी imposed upon him order him to pay to the complainant। अच्छा ये उल्टा वो वाला बोल रहा है, सॉरी सॉरी, कंप्लेनेंट को देना पड़ेगा, अक्यूज्ड देगा, मतलब अगर उसका कन्विक्शन हो जाता है। एक और प्रोविजन था शायद जिसमें दूसरी साइड से भी था, बट चलो अभी इसको पढ़ लो। ये कहता है कि अगर अक्यूज का कन्विक्शन हो जाता है तो कंप्लेनेंट को इन होल और इन पार्ट द कॉस्ट इनकर्ड बाय हिम इन द प्रोसिक्यूशन, तो कंप्लेनेंट को फर्दर पैसा देना पड़ेगा। एंड फर्दर ऑर्डर दैट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट द अक्यूज शैल सफर सिंपल इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 30 days एंड सच कॉस्ट में बी इंक्लूडेड इन द एक्सपेंस इन द प्रोसेस फीस और बाकी चीज। ठीक है, ये मैंने कहता है कि अगर आपने किसी के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की है और वो व्यक्ति कन्विक्ट हो गया है, तो आप कोर्ट से ऑर्डर करवा सकते हो कि इस कन्विक्टेड पर्सन से मुझे कॉस्ट दिलवाओ ऑफ माय प्रोसीडिंग्स। ठीक है, तो ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाता है प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट, प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट और आफ्टर एडमोनिशन। ये कहता है कि कई बार देखो इसका लॉजिक क्या है कि हमारे देश का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो प्रिवेंटिव थ्योरी पे बेस्ड है। ठीक है, वो डिटरेंस पे भी है लेकिन प्रिवेंटिव थ्योरी पर है कि हम देखो आपको जब भी देखा जाता है किसी भी व्यक्ति को अगर जेल में भेजा जाता है तो जेल में भेजने का कारण क्या होता है कि वो व्यक्ति वहां पे अकेले रहेगा और वहां पे वो जो है अकेले रहेगा और उसके बाद वो समाज से विरक्त रहेगा, तो उसको अपनी गलती का पछतावा होगा और वो रिफॉर्म होके निकलेगा। तो कहीं ना कहीं हम एक रिफॉर्मेटिव थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं जब अपने लॉस को पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा उद्देश्य है किसी को रिफॉर्म करना, ताकि अगर उसको 2-3 साल की सजा 5 साल की सजा दी गई है तो उसको ये रियलाइज हो दैट व्हाट ही हैज लॉस्ट, एंड व्हेन दैट पीरियड इज ओवर ही कैन बी एक्चुअली इंक्लूडेड इन द सोसाइटी प्रॉपरली। दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंडिंग समबडी इन जेल। बट अब सवाल यह आता है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ जैसे बच्चे 21 साल से कम है या विमेन है या बाकी लोग हैं, अब इनको अगर इनकी कोई ऑफेंस है जो 3 साल से कम है, या अभी हम देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें दी हुई, बट अगर कोई माइनर ऑफेंस है उसके लिए अगर आपने इनको जेल में डाल दिया, तो ऐसी परिस्थिति में ऐसा हो सकता है कि वो बड़े बड़े क्रिमिनल से मिलके बड़े अपराधी बन जाए। नाउ द आइडिया वॉज टू रिफॉर्म, बट इवेंचुअली ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग जो है वहां जाके और बिगड़ जाएं, तो उसको बचाने के लिए कई बार उनको बॉन्ड पे या उनके गुड कंडक्ट पे एडमोनिशन, मतलब डांट के या उनसे कुछ सिक्योरिटी लेके या ये अंडरटेकिंग लेके कि वो आगे नहीं करेंगे, उनको छोड़ा जा सकता है बिना सजा दिए। सो दैट इज विद रेफरेंस टू 360। अब नहीं 401, मतलब अभी वाला 401 है, क्या कहता है, वेन एनी पर्सन नॉट अंडर 21 years ऑफ एज, पहला जो एनी पर्सन नॉट अंडर 21 years ऑफ एज इज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस
पनिशेबल विद फाइन ओनली, और विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ अ टर्म ऑफ 7 years और लेस, 7 साल से कम, या फिर फाइन ओनली। और व्हेन एनी पर्सन अंडर 21 years ऑफ एज or any woman is convicted of any offense not punishable with death, life imprisonment and no previous conviction। तो दो कैटेगरी बनाएंगे, 21 साल से ऊपर का अगर है और उसने फॉर अ टर्म ऑफ 7 years और लेस, 7 साल से कम का कोई अपराध किया, प्रीवियस कन्विक्शन नहीं है, या फिर कोई और दूसरा है जो कि 21 साल से कम है और या फिर वुमेन है जिसको किसी भी मतलब नॉट पनिशेबल विद डेथ और इंप्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, मतलब उसको डेथ सेंटेंस, ऐसा ऑफेंस उसने नहीं किया है जिसमें डेथ सेंटेंस है या इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, तो उससे नीचे का कितना भी है, 10 साल है, 12 साल है, तो आप उसको दे सकते हो। एंड लिखा हुआ है, एंड नो प्रीवियस कन्विक्शन, उन दोनों में और लिखा हुआ है, उसमें एंड लिखा हुआ है। एंड नो प्रीवियस कन्विक्शन इज प्रूव अगेंस्ट द ऑफेंडर इफ इट appears to the court before which he is convicted regard being had to the age, character, antecedents of the offender and the circumstances in which the offense was committed, that it is expedient that the offender should be released on probation of good conduct। प्रोबेशन मतलब आप एक तरह से, प्रोबेशन का मतलब होता है कि आप वॉच में रहेंगे, आपको जो है आपको क्या नाम है, एक सिक्योरिटी बॉन्ड देना पड़ सकता है, आपको महीने में एक बार पुलिस स्टेशन आना पड़ सकता है, इस तरह की कंडीशन आपके ऊपर लगाई जा सकती है, शहर छोड़ के आप नहीं जाएंगे, इस तरह की चीजें कराई जा सकती है, बट उसको जेल में डालने की जरूरत नहीं है, ये बोला रहा है। The court may, instead of sentencing him at once to any punishment, direct that he be released on his entering into a bond or a bail bond to appear and receive sentence when called upon during such period not exceeding 3 years। मतलब 3 साल तक तो तुम्हें प्रोबेशन पे रखा जा रहा है, 3 साल में अगर तुमने कोई भी हरकत करी या हमारे पास कुछ नया एविडेंस आ गया या कुछ आ गया, तो हम तुमको वापस बुला के पनिश कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 3 साल के लिए पनिशमेंट पोस्टपोन है, प्रोबेशन पे हो, जैसे ही गलती करोगे दोबारा वैसे ही तुम्हारा कन्विक्शन हो जाएगा, या हमें कुछ और लगा तो भी हम कन्विक्शन कर देंगे, अगर बॉन्ड की तुम चीजें नहीं मान रहे हो तो भी आपका कन्विक्शन हो सकता है। ठीक है, एज द कोर्ट में डायरेक्ट एंड इन मीन टाइम कीप पीस एंड गुड बिहेवियर प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी फर्स्ट ऑफेंडर इज कन्विक्टेड बाय द मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, द मैजिस्ट्रेट इन द वन पावर कन्फर्ड मेक्स आई शैल रिकॉर्ड हिज ओपिनियन, छोड़ दो इसको, वेयर द प्रोसीडिंग्स आर सच मैजिस्ट्रेट में देयर अपॉन पास सच सेंटेंस और मेक सच ऑर्डर एज ही माइट थिंक फिट, उसको भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको एक बार देख लेना है, थेफ्ट के बारे में बोलता है, अपीलेंट कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा भी दिया जा सकता है। अगर अपील का राइट है तो अपील में हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन उस ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकती है। ठीक है, तो कंडीशंस वगैरह की बात कर रहा है कि कैसे कैसे लगेंगे, बस इतना याद रखना कि जिस भी स्टेट में आपका प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट लगता है, ठीक है, वहां पे ये वाला सेक्शन नहीं लगेगा। कहने का मतलब जिस भी स्टेट में प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के अंदर गुड कंडक्ट या एडमोनिशन पे रिलीज किया जाता है, तो वहां वो सेक्शन लगेगा, ये वाला सेक्शन नहीं लगेगा, बस इतनी बात ध्यान रखना। ठीक है, स्पेशल रिकॉर्ड रीजंस ये छोड़ दो। कोड नॉट टू ऑल्टर एनी जजमेंट बेसिक है, बट एमसीक्यू में पूछा जाता है कि सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द संहिता एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स नो कोर्ट व्हेन इट हैज साइंड द जजमेंट और फाइनल ऑर्डर डिस्पोजिंग ऑफ द केस शैल ऑल्टर और रिव्यू द सेम एक्सेप्ट टू करेक्ट अ क्लरिकल और अर्थमेटिकल एरर। क्लरिकल और अर्थमेटिकल एरर चेंज कर सकते हैं, बाकी चीजें नहीं चेंज कर सकते। कॉपी ऑफ द जजमेंट टू बी गिवन टू द अक्यूज एंड अदर पर्सन, इसमें भी कोई बहुत वो नहीं है। When the accused is sentenced to imprisonment, a copy of the judgment immediately after the pronouncement given free of cost। सर्टिफाइड कॉपीज निकाल सकता है, इसमें कोई बहुत टेक्निकल सवाल नहीं पूछा जाता है। जजमेंट when to be translated, the original judgment shall be filed with the record of the proceeding and where the original is recorded in a language different from that of court, and if either party so requires, a translation thereof in the language of the court shall be added to such records। तो वो किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को कॉपीज भेजनी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहां से 407 से शुरू हो जाता है कंफर्मेशन ऑफ डेथ सेंटेंस। ठीक है, तो उसमें उतने ही थे जजमेंट में सेक्शंस जो आपको पढ़ने, बाकी आप स्किप कर सकते हो, नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर जो शुरू हो रहा है दैट इज विद रेफरेंस टू द कंफर्मेशन ऑफ द डेथ सेंटेंस बाय द हाई कोर्ट। ठीक है,
अब हमने पहले भी इस बात को समझा था कि कोर्ट ऑफ सेशन कैन प्रोनाउंस एनी एनी कैन गिव एनी punishment that is authorized by law except the death sentence which is subject to the confirmation of the high court। तो अगर किसी भी व्यक्ति का डेथ सेंटेंस हुआ है तो उसको जो है हाई कोर्ट के पास भेजना पड़ेगा। अब उसका जो प्रोसेस है वो आने वाले 5 सेक्शंस में दिया हुआ है। ये सिंपल सिंपल सेक्शन है। पहली चीज कहता है सेंटेंस ऑफ डेथ टू बी सबमिटेड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन फॉर कंफर्मेशन। व्हेन द कोर्ट ऑफ सेशन पासेस अ सेंटेंस ऑफ डेथ द प्रोसीडिंग शैल forthwith बी सबमिटेड टू द हाई कोर्ट एंड द सेंटेंस शैल नॉट बी एग्जीक्यूटेड unless it is confirmed by the high court। The court passing the sentence shall commit the convicted person to jail custody under a warrant। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एग्जीक्यूशन कर दोगे तो हाई कोर्ट के कंफर्मेशन का मतलब ही क्या रहेगा, तो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन स्टे हो जाता है। इसकी एक और जूरिस्प्रूडेंस ये भी कहती है कि बेसिकली दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ द ट्रायल। तो आप कहीं ना कहीं जब तक कंफर्मेशन ऑफ द हाई कोर्ट नहीं हो रहा है तब तक आप उसको क्या नाम है उसको आप कंप्लीट ट्रायल नहीं मानोगे, ठीक है। इनफैक्ट अपील के लिए भी ये कहा जाता है कि अगर अपील फाइल की गई है तो ये जो कंफर्मेशन ऑफ द डेथ सेंटेंस है इसको स्टे कर दिया जाएगा। अगर अपील में वो कंफर्म होता है तो मेरा कहने का मतलब अपील एक डिफरेंट प्रोसीडिंग्स है और कंफर्मेशन ऑफ द डेथ सेंटेंस एक डिफरेंट प्रोसीडिंग्स है। तो अगर जैसे आप कंफर्मेशन ऑफ द हाई कोर्ट के लिए कोर्ट ऑफ सेशन भेज देगा, लेकिन अगर आपने अपील फाइल कर दी है तो हाई कोर्ट जो है वो उसको स्टे कर देगा, और जब अपील डिसाइड हो जाएगी उसके बाद हाई कोर्ट जो है वो कंफर्मेशन को डिसाइड करेगा। तो कहने का मतलब ये दो सेपरेट प्रोसीडिंग्स है जो अलग अलग चलती हैं, ठीक है। इसके बाद कहता है पावर टू डायरेक्ट अगर फर्दर अगर इंक्वायरी। सर अगर हाई कोर्ट ने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया हो तो फिर अपील कर सकते हैं। सो नाउ ये कहता है इफ व्हेन सच प्रोसीडिंग्स if when such proceedings are submitted the high court thinks fit that a further inquiry should be made into or additional evidence taken upon any point bearing upon the guilt or innocence of the convicted person it may make such inquiry or take such evidence itself or direct to be taken by the court of session। तो सबसे पहले अगर आपके पास आया है कन्विक्शन के लिए कंफर्मेशन ऑफ डेथ सेंटेंस के लिए, तो लॉ कहता है कि आप अगर फर्दर इंक्वायरी करना चाहते हो एडिशनल एविडेंस लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। और अगर आपको लगता है तो आप कोर्ट ऑफ सेशन को कुछ क्वेश्चंस या इश्यूज बना के दे सकते हो और वो उसका एडिशनल एविडेंस लेके उसकी इंक्वायरी करके आपको भेज देंगे। अनलेस द हाई कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द कन्विक्टेड पर्सन में बी डिस्पेंस्ड विद व्हेन सच इंक्वायरी इज मेड और सच एविडेंस इज टेकन। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने पहले देखा कि बाकी ट्रायल में अक्यूज की प्रेजेंस जरूरी होती है, लेकिन कंफर्मेशन ऑफ द डेथ सेंटेंस की जो प्रोसीडिंग्स है उसमें अक्यूज की प्रेजेंस मैंडेटरी नहीं होती है। When the inquiry or evidence is not made or taken by the High Court, the result of such inquiry shall or inquiry or evidence shall be certified to such court। मतलब अगर कोर्ट ऑफ सेशन ने किया है तो वो हाई कोर्ट को भेज देंगे। पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू कंफर्म सेंटेंस और एनल कन्विक्शन। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ये 409 आपसे सेक्शन नंबर पूछा जाएगा। इन एनी केस सबमिटेड अंडर 407 द हाई कोर्ट में, अब हाई कोर्ट क्या क्या कर सकता है, में कंफर्म द सेंटेंस, ये तो पहली चीज है कि वो सेंटेंस को कंफर्म कर सकता है। पास एनी अदर सेंटेंस वारंटेड बाय लॉ, अगर उनको इंक्वायरी पे लगता है कि डेथ सेंटेंस गलत था या कुछ था तो वो क्या कर सकते हैं, कोई भी और सेंटेंस दे सकते हैं। मे एनल द कन्विक्शन, कन्विक्शन को खत्म करके अक्विट कर सकते हैं। एंड कन्विक्ट द मतलब किसी और ऑफेंस के लिए भी कर सकते हैं कन्विक्ट, और अक्विट भी कर सकते हैं। मे अक्विट द अक्यूज लास्ट में लिखा हुआ है, बट एनल द कन्विक्शन एंड कन्विक्ट द अक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस टू विच द कोर्ट ऑफ सेशन माइट हैव कन्विक्टेड। तो किसी लेसर ऑफेंस के लिए जिसके जिसको जिसपे कन्विक्शन करने का पावर कोर्ट ऑफ सेशन के पास था उसके लिए कन्विक्ट कर सकते हैं। और ऑर्डर अ न्यू ट्रायल ऑन द सेम और अमेंडेड चार्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो न्यू ट्रायल भी बोल सकते हैं कोर्ट ऑफ सेशन को करने के लिए, चार्ज अमेंड करके या सेम पे ही वो बोल सकते हैं दोबारा से ट्रायल करो, या मे अक्विट द अक्यूज, या अक्विट कर सकते हैं। तो एमसीक्यू में आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट विद रेफरेंस टू द कंफर्मेशन ऑफ द डेथ सेंटेंस। तो कई बार जब ये लिखा होता है कि ऑर्डर अ न्यू ट्रायल और ऑन द सेम और द अमेंडेड चार्ज, तो हम कंफ्यूज होते हैं, हमें लगता है वापस से ट्रायल नहीं होगा, लेकिन वो वापस से ट्रायल के लिए भेज सकते हैं। provided that no order of confirmation shall be made under this sanction until the period allowed for preferring an appeal has expired, or if the appeal is presented within such period until such appeal is disposed of। यही चीज मैं बोल रहा हूं कि आपने अगर अपील प्रेफर कर दी है, अगर आपके पास अपील प्रेफर करने का टाइम था, मैं इसीलिए आपको ये बात समझा रहा था कि दो अलग प्रोसीडिंग है, डेफिनेटली दोनों हाई कोर्ट के पास ही जाएंगे। लेकिन कई बार अभी हम आगे देखेंगे कि यहाँ पे दो जजेस बेंच से ही हाई कोर्ट में कंफर्मेशन होगा। मान लीजिए अपील सिंगल जज के पास गई है, तो अपील एक डिफरेंट चीज है पूरी पूरी, और कंफर्मेशन ऑफ द हाई कोर्ट
डेथ सेंटेंस जो है वो एक अलग प्रोसीडिंग है। तो उनको ओवरलैप नहीं करना है, अपील अपनी चलती रहेगी, कंफर्मेशन अपना चलता रहेगा। अगर अपील का टाइम अभी नहीं गया है या अपील कोर्ट सुन रहा है तो आप इसको स्टे कर देंगे कंफर्मेशन ऑफ डेथ सेंटेंस को। और जब अपील डिसाइड हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, तब आप वापस से इस डेथ सेंटेंस के कंफर्मेशन को सुनेंगे। ये इसका की पॉइंट है। देखो, confirmation or new sentence to be signed by two judges in every case so submitted the confirmation of sentence or any new sentence। या तो आपको कंफर्म करना है या न्यू सेंटेंस देना है। और ऑर्डर पास्ड बाय द हाई कोर्ट शैल व्हेन सच कोर्ट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर जजेस बी पास्ड एंड साइंड बाय एटलीस्ट टू ऑफ देम। तो अब देखो, मिनिमम टू जजेस चाहिए कंफर्मेशन को करने के लिए। अब मान लीजिए अपील आपकी सिंगल जज के पास गई थी, तो वो अपील डिसाइड कर रहे हैं, उनका काम अपील डिसाइड करना है। वो कन्विक्शन देखो, डेथ सेंटेंस का कंफर्मेशन कहीं ना कहीं लीगैलिटी ऑफ सेंटेंस पे भी बेस्ड होता है। लेकिन जो अपील में सुन रहे हैं वो शायद कन्विक्शन और अक्यूटल पे भी सुन रहे हैं। वो एडिशनल एविडेंस लेके बाकी चीजों को देख रहा है, कोर्ट की जुरिस्डिक्शन थी ना या नहीं थी ये भी देख रहा है। यहां पे ये देखा जा रहा है कि आपका लीगैलिटी ऑफ सेंटेंस कितना था, डेथ सेंटेंस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो ये दोनों अलग प्रोसीडिंग्स हैं। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे डबल डिवीजन, डबल जज बेंच होगी, ठीक है। और यहाँ पे सिंगल जज बेंच के पास भी आपकी अपील फाइल हो सकती है। तो दोनों सेपरेट प्रोसीडिंग है। जब तक अपील चलेगी तब तक कंफर्मेशन ऑफ डेथ सेंटेंस जो है वो स्टॉप रहेगा। प्रोसीजर इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, अगर दो जजेस थे और दोनों इक्वली डिवाइडेड थे तो इट शैल बी डिसाइडेड इन द मैनर ऑफ 433। बेसिकली एक थर्ड जज होंगे जो डिसाइड करेंगे और उनके डिसीजन से ही आएगा, ठीक है। In cases submitted by the Court of Session to the High Court for the confirmation of sentence of death, the proper officer of the High Court shall, without delay after the order of confirmation or other order has been made by the High Court, send either physically or through electronic means a copy of the order under the seal of the High Court and attested with official signature to the Court of Session। तो जैसे ही हाई कोर्ट का कंफर्मेशन आएगा, पार्टीज नहीं जाएंगी कि भाई इन्होंने कंफर्म कर दिया नहीं कर दिया। कोर्ट का जो हाई कोर्ट का जो ऑफिसर होगा वही उसकी कॉपी को फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिक मीन से सील वील लगा के कोर्ट ऑफ सेशन के पास भेजेगा। क्योंकि डेथ सेंटेंस का मैटर है, कोई छोटा मोटा मैटर नहीं। कंफर्मेशन ऑफ डेथ सेंटेंस हुआ है, द हाईएस्ट पनिशमेंट दैट इज ऑथराइज्ड बाय लॉ वो दी जा रही है। तो इन दैट केस द लॉ सेज कि जो ऑफिसर है, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, वही इस चीज को, उसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी होगी, ठीक है। नो अपील, अच्छा यहां से तो अपील शुरू हो गया, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आई आपको? डेथ सेंटेंस, कंफर्मेशन ऑफ द डेथ सेंटेंस बाय द हाई कोर्ट, यहां तक की बात समझ में आई आपको? यस और नो में बताइए। इसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ पहले। जरा एक बार देखिएगा कि जब आप इंडेक्स वाला नहीं है क्या? चलो इसी में बताते हैं। देखो, जब आप बीएनएसएस देखते हो, इसको ध्यान से समझना जरा। अपन ने क्या क्या किया और उसको थोड़ा सा ना याद करने का तरीका इस तरह से रखोगे तो पूरा बीएनएसएस याद रहेगा। थोड़ा सा दिमाग में रखो कि सबसे पहले जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट्स पढ़ा, और उसके बाद पावर ऑफ कोर्ट्स पढ़ा, सुपीरियर कोर्ट, अरेस्ट ऑफ पर्सन, ये सारी चीजें, समन्स। तो इसको चैप्टर वाइज अगर बाइफरकेट कर लोगे कि कब कौन सा चैप्टर कब आ रहा है, तो इसके सेक्शंस याद करना आसान हो जाएगा, ठीक है। जजमेंट तक के तो सारे सेक्शंस हमने ऑलमोस्ट पढ़ ही लिए हैं। अपील मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, अपील, रेफरेंस, रिवीजन और क्या नाम है ये, बेल एंड बेल बॉन्ड। इसके बाद तीन चैप्टर्स बचते हैं, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, इरेगुलरिटी, लिमिटेशन और मिसलेनियस। देखो, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी में आप एक दो चीजें पढ़ लेना कि जब कोई भी प्रॉपर्टी जो डिस्कवर हुई है, जो भी मिली है, स्टोलन प्रॉपर्टी थी या मर्डर वेपन्स थे या बाकी सारी प्रॉपर्टी थी, तो ट्रायल के बाद उसको किस तरह से डिस्पोज ऑफ किया जाता है, ये प्रोविजंस इसमें दिए हुए हैं। तो दो तीन प्रोविजंस जो है, ऑर्डर ऑफ डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी एट द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल 498 देख लेना। अपील देख लेना इसकी, डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइबलस एंड अदर मैटर्स, जैसे हमने देखा था कि जब गवर्नमेंट ने वो जो अगेंस्ट थे 9900 में आई गेस, जहाँ पे फोरफीचर किया जाता है प्रॉपर्टी का, अगर वो लाइबलस है या मेलिशियस है, इस तरह की है, या वो पब्लिक के सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट बाकी सारी चीजों पे, तो उसका डिस्ट्रक्शन की बात करता है, ठीक है। तो
प्रोसीजर बाय पुलिस अपॉन सीजर ऑफ प्रॉपर्टी, और प्रोसीजर व्हेन नो क्लेमेंट अपीयर्स विद इन 6 मंथ्स, और पावर टू पनिश पेरिशेबल प्रॉपर्टी, जो कि नष्ट हो सकते हैं। अगर चोरी का सामान में मान लीजिए सेब पकड़े गए हैं, तो आप सेब किसके हैं ये जब तक ट्रायल होगा, डिसाइड होगा, तो वो खराब हो जाएंगे। तो इसलिए उनको आप सेल कर सकते हो, कोर्ट में पैसा जमा हो जाता है, फाइनली जो भी जजमेंट आया उसके आधार पे आप उस व्यक्ति को मिल जाएगा। तो ये जो पेरिशेबल प्रॉपर्टी वाला चैप्टर, ये जो डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी वाला चैप्टर है, इसको आप खुद से पढ़ लेना, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। 497 498 देख लेना, और उसके बाद 500 में अपील देख लेना, 501 देख लेना, 505 देख लेना, और 504 देख लेना, देख ही लेना, बहुत सिंपल है। इसके बाद इरेगुलर प्रोसीडिंग्स, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें दो सेक्शन है, 506 और 507। इसमें कहता है इरेगुलरिटीज विच डू नॉट विशिएट द प्रोसीडिंग्स, मतलब कोर्ट ने कोई भी ऐसा काम किया है जो कोड के अगेंस्ट है, लेकिन फिर भी वो इतना मटेरियल नहीं है कि हमारे जजमेंट या प्रोसीडिंग्स को इंपैक्ट कर सके। जैसे कि एक सर्च वारंट इशू किया गया है, ऑर्डर अंडर विच 174 में इन्वेस्टिगेशन कर दी गई है, इंक्वेस्ट हुई है 196 में, या ये जो प्रोविजंस हैं, पार्डन कर दिया गया है, या रिकॉल कर दिया गया है, या मेक ओवर कर दिया गया है, ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले लिया गया है 210 में गलत तरीके से। तो कहने का मतलब, इफ अ मैजिस्ट्रेट इज नॉट एम्पावर्ड बाय लॉ टू डू एनी ऑफ द फॉलोइंग erroneously in good faith does that thing, his proceeding shall not be set aside merely on the ground of him being not so empowered। मतलब हम ये देखते हैं कि जो भी इन सब चीजों को करने के लिए जो भी मैजिस्ट्रेट empowered नहीं था, लेकिन उसने फिर भी ऐसी प्रोसीडिंग्स को कर दिया है, तो लॉ कहता है कि जस्ट बिकॉज द मैजिस्ट्रेट वाज नॉट एम्पावर्ड, इट डजंट मीन्स कि आपकी प्रोसीडिंग्स जो है विशिएट हो जाएंगी। लॉ कहता है प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू रहेंगी और जजमेंट पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। एमसीक्यू में पूछा जाता है कि कौन सी प्रोसीडिंग विशिएट करेगी और कौन सी नहीं करेगी, तो ये जो चीजें ये आपको रटनी पड़ेंगी एज इट इज, कि ये चीजें विशिएट नहीं करती हैं, और कौन सी चीज ऐसी हैं जिससे आपका जजमेंट जो है विशिएट हो सकता है। प्रोसीडिंग्स कैन बी डिक्लेयर्ड वॉइड, कहता है हिज प्रोसीडिंग शैल बी वॉइड। तो ये जो है, क्योंकि कई बार आपको लगेगा कि सर ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज है, अटैचमेंट एंड सेल है, या सर्च वारंट फॉर डॉक्यूमेंट पार्सल, या पोस्टल अथॉरिटीज में उधर हमने देखा था सर्च वारंट जनरल जो है वो आप कर सकते हो, उससे विशिएट नहीं हो रही है। लेकिन अगर पोस्टल अथॉरिटीज के पास से आप मंगा रहे हो तो आपकी प्रोसीडिंग्स विशिएट हो जाएंगी। डिमांड सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस, डिमांड सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर, ये सारी चीजें, तो आपको लगेगा मेक एन ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस। तो कई सारी चीजें आपको ऐसे लग सकती हैं कि सर ये बहुत मटीरियल नहीं है, लेकिन लॉ कहता है कि अगर ये हुआ है, कहता है कि ट्राइज एन ऑफेंडर समोरली, जिसके पास पावर नहीं है, या डिसाइड्स एन अपील, ठीक है, या इस तरह की चीजें, मेक एन ऑर्डर एंड लोकल न्यूसेंस के लिए। तो मेरा कहने का मतलब है इनको आपको सिर्फ रटना पड़ेगा, क्योंकि इसका एक पैटर्न नहीं है कि जो चीज बहुत सीरियस है उन्हीं पे, इसमें बेसिकली वो इस जिस्ट पे जा रहे हैं कि ज्यूरिसडिक्शन ना होने पर कौन सी ऐसी चीजें जो आगे जाके फेटल हो सकती हैं, अगर आपके पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं था तो वो इंक्वायरी और ट्रायल में इंपैक्ट कर सकती हैं। तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने लिस्ट दी है कि कौन सी प्रोसीडिंग विशिएट हो जाएंगी और कौन सी नहीं होंगी। तो इस लिस्ट को आपको याद करना है, इससे आपका एक सवाल आता है कि कौन सी प्रोसीडिंग से विशिएट होता है, कौन सी से नहीं होता है। ठीक है। अब जैसे प्रोसीडिंग इन रॉन्ग प्लेस, तो अगर कोई भी रॉन्ग प्लेस पे हुआ है तो वो मटीरियल नहीं है। चार्ज का एरर हम देख चुके हैं पहले ही, इफेक्ट ऑफ ओमिशन और चार्ज और एब्सेंस और एरर इन चार्ज, अगर चार्ज में कोई भी एरर था या कुछ भी था, जब तक ये नहीं बताया जाता है कि जो क्या नाम है अक्यूज है वो मिसलेड हुआ और कॉन्सिक्वेंशियल फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ, जब तक ये दोनों चीजें प्रूव नहीं होती तब तक एरर और इफेक्ट ऑफ चार्ज इज नॉट मटेरियल। तो इसमें यही तीन सेक्शंस जो हैं वो आपको पढ़ने हैं, इसके बाद बाकी और कुछ नहीं पढ़ना है। आपको इसमें जो है सिर्फ तीन सेक्शंस जो हैं वो पढ़ने हैं। इसमें आपको ये तीन सेक्शन 506, 507 और 510, ठीक है। बाकी और दो ही तीन सेक्शंस और हैं बट ये पढ़ने नहीं है आपको। तो ये 506 और 507 की इरेगुलरिटीज को याद कर लीजिएगा, इससे एमसीक्यू आएगा, और इसमें सिर्फ इफेक्ट ऑफ ओमिशन टू फ्रेम चार्ज और एब्सेंस और एरर इन चार्ज, ये वाला आप पढ़ लोगे तो ये हो जाएगा। इसके बाद लिमिटेशन आता है। लिमिटेशन के लिए आपको बस एक चीज याद रखनी है, लिमिटेशन में बस एक चीज पूछी जाती है और कुछ भी नहीं पूछा जाता है। अगर कोई भी ऑफेंस है जिसमें 6 मंथ्स है, इफ द ऑफेंस 6 मंथ्स होगा, इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद फाइन ओनली। अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसमें सिर्फ फाइन एज अ पनिशमेंट दिया है तो उसका लिमिटेशन पीरियड 6 मंथ्स होता है। इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, अगर 1 साल तक का सजा है
तो उसमें 1 ईयर लिमिटेशन पीरियड होता है। एंड इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर बट नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर, 3 साल से कम की सजा है तो उसका 3 साल का लिमिटेशन होता है। लेकिन किसी भी ऑफेंस में अगर 3 साल से ज्यादा की सजा है तो उसका कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं होता, आप कभी भी सूट, कभी भी प्रोसिक्यूशन स्टार्ट कर सकते हो, एफआईआर या कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। फिर से समझना, अगर कोई ऑफेंस सिर्फ फाइन से पनिशेबल है तो 6 महीने, अगर कोई ऑफेंस 1 साल तक की सजा से पनिशेबल है तो 1 साल, अगर कोई ऑफेंस 3 साल तक की, 1 से 3 साल तक की सजा उसमें दी हुई है तो इन दैट केस 3 ईयर्स इज द लिमिटेशन पीरियड। लेकिन 3 ईयर्स से ऊपर की सजा किसी भी ऑफेंस में अगर दी गई है तो उसमें कोई भी लिमिटेशन पीरियड नहीं होता है और आप कभी भी क्या नाम है उसके अगेंस्ट कंप्लेंट या एफआईआर कर सकते हैं। दिस इज द ओनली सेक्शन दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, बाकी इसमें आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस सिर्फ यही आपको समझना है। ठीक है, और बाकी आप इसमें स्किप कर सकते हो। और यहाँ पे बस आप देख लो इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट, सेविंग ऑफ द इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट, बस ये 528 देख लेना, बाकी इसमें कोई देखने की जरूरत नहीं है। नथिंग इन दिस संहिता शैल बी डीम्ड टू लिमिट और इफेक्ट द इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट। देखो हाई कोर्ट जो होती है वो किसी भी स्टेट की सबसे बड़ी क्रिमिनल कोर्ट्स होती हैं और उनके पास कुछ इनहेरेंट पावर्स होती हैं। इनहेरेंट पावर्स का मतलब होता है कि बाय वर्च्यू ऑफ देम बीइंग द हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट ऑफ द स्टेट दे आर गिवन विद सम पावर, सो दैट अगर बेयर एक्ट की इंटरप्रिटेशन में या बेयर एक्ट को अप्लाई करने से कोई इनजस्टिस हो रहा हो तो उसको वो सही कर सके। कहता है कि मेक सच ऑर्डर्स एज मे बी नेसेसरी टू गिव इफेक्ट टू एनी ऑर्डर अंडर दिस संहिता, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, प्रिवेंट अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ एनी कोर्ट। और तीसरा, अदरवाइज सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस। तो इसमें ये इनहेरेंट पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक सवाल ये आता है कि क्या मैजिस्ट्रेट्स के पास भी इनहेरेंट पावर्स होती हैं? तो सकीरी बसु जजमेंट है, उसमें ये कहा गया था कि मैजिस्ट्रेट्स के पास इनहेरेंट पावर्स तो नहीं होती हैं हाईकोर्ट जैसी, बट उनके पास कुछ इंसिडेंटल पावर्स होती हैं जो इनहेरेंट जैसी होती हैं, बट उनको इनहेरेंट पावर्स नहीं कहा जाता। जैसे हम इनहेरेंट पावर की जब हाईकोर्ट में बात करते हैं तो हम क्वैशिंग ऑफ एफआईआर की बात करते हैं। सबसे बेहतरीन एग्जांपल जो होता है कि एफआईआर कभी भी लोअर कोर्ट के द्वारा क्वैश नहीं की जा सकती, इवन इफ देयर हैज बीन क्या नाम है कॉम्प्रोमाइज कंपाउंडिंग हो गया है या कोई और सेटलमेंट हो गया है, प्ली बार्गेनिंग हो गया, अगर एफआईआर को क्वैश कराना है, ठीक है, एफआईआर को क्वैश कराना है तो आपको हाई कोर्ट ही जाना पड़ेगा। तो ये इनहेरेंट पावर्स होती हैं। इसके साथ में जैसे मैजिस्ट्रेट के पास इंसिडेंटल पावर्स होती हैं। इंसिडेंटल का मतलब कि अगर बार बार कंप्लाइंस नहीं हो रहा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। क्या होता है कि एक बार एक केस होता है, ठीक है, उसमें पुलिस अक्यूज्ड को पकड़ नहीं पा रही होती है। अगेन एंड अगेन प्रोसिक्यूशन ये एविडेंस दिखाता है कि अक्यूज जो है उसी जगह पे प्रेजेंट है और रोज लोगों के एविडेंस लाता है कि भाई ये लोग रोज उसको देखते हैं, वो वहीं से निकलता है, और पुलिस फिर भी उसको अरेस्ट नहीं कर पा रही है। तो अब पुलिस बार बार कोर्ट में आके कह देती है कि वो बंदा अरेस्ट नहीं हो पाया। अब मान लीजिए कोर्ट पुलिस के ऊपर ये लगा देती है कि नेक्स्ट डेट पे अगर आप इसको अरेस्ट करके नहीं लाए तो आपके ऊपर फाइन लगा दिया जाएगा। तो अब या आपकी क्या नाम है, आपको 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 हाँ स्टे आपके पुलिस फंड से जो है विक्टिम को कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। तो इस तरह के जो चीजें हैं वो किस लिए की जा रही हैं? इन ऑर्डर टू फुलफिल द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, क्योंकि वो प्रोसेस ऑफ द कोर्ट फुलफिल नहीं हो रहा है, या कभी किसी प्रोविजन को अगर आप स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट करते हो तो उससे इनजस्टिस हो रहा होता है, किसी भी तरीके से हो सकता है। तो लॉ यहाँ पे कहता है कि इसके लिए इनहेरेंट पावर्स यूज की जा सकती है हाईकोर्ट के द्वारा, और इंसिडेंटल कुछ पावर्स मैजिस्ट्रेट्स के पास भी हैं जो कर सकते हैं। हालांकि सारी पावर्स तो हमने देखी नहीं, ओवरऑल जितनी भी थी पूरे बेयर एक्ट में, तो एवरीथिंग इज कवर्ड, बट स्टिल इनहेरेंट पावर्स को याद रखना। इनहेरेंट पावर्स का मैनिफेस्टेशन आपको सब जगह पे दिखता है, जैसे 151 ऑफ सीपीसी में दिखता है, जो 165 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट था, जिसमें यह कहा जाता है कि उनके पास पावर है कि वो किसी से भी इररिलेवेंट कंटेक्स्ट में भी सवाल पूछ सकते हैं। तो वो पावर इनहेरेंट पावर होती है। 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो टॉक्स अबाउट इनहेरेंट पावर्स ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। बेसिकली 142 ये कहता है कि कोर्ट कोई भी ऐसा रिलीफ दे सकती है दैट इज नॉट मैंडेटेड बाय लॉ, या जो जहां पे वो उनको लगता है कि इट इज नेसेसरी टू बैलेंस द पार्टीज, तो वो कोई भी चीज दे सकती है जिसको एज अ प्रेसिडेंट नहीं यूज किया जाएगा। तो उनकी पावर्स बहुत वाइड है 142 में भी। तो ये कहने का मेरा मतलब है कि दीज आर द मैनिफेस्टेशंस ऑफ इनहेरेंट पावर। इनहेरेंट पावर सिंपली मींस कि कोर्ट्स को कुछ ऐसी पावर देनी पड़ेगी ताकि जो डिस्पेंशन ऑफ जस्टिस है वो प्रॉपर हो सके। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि जो स्ट्रिक्ट प्रोविजंस ऑफ लॉ हैं
उनको ओवरराइड कर देगा कोर्ट। कहने का मतलब, अगर आपको समझ लेने की पावर दी गई है, अगर आपको इंक्वायरी और ट्रायल की पावर दी गई है, तो ऐसा नहीं है कि आप इनहेरेंट पावर्स का यूज करके कुछ भी उसको चेंज कर दोगे। सबसे ऊपर हमारा कोड है, ठीक है। तो बीएनएसएस इज सुप्रीम। आप ऐसा नहीं कह सकते कि हमें इनहेरेंट पावर्स हैं तो जो रिटन लॉ है उसको भी हम चेंज कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। लॉ कहता है कि जहां पे लॉ बिल्कुल क्लियर है और कोई एम्बिग्युटी नहीं है, वहां पे आप कुछ भी अपना डिस्क्रिप्शन नहीं यूज करोगे, उसको उसी तरीके से करोगे। और इनहेरेंट पावर्स में स्पेसिफिक प्रोविजंस को आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जहां पे कहीं इनजस्टिस हो रही है या ऐसी चीजें हो रही है, वहां पे यू कैन यूज द इनहेरेंट पावर्स इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द जस्टिस, ठीक है। तो ये बात यहां पे आपको याद रखनी है। तो इसके बाद अगर आप देखेंगे तो बाकी आप थोड़ा बहुत ये देख सकते हो, एक 525 भी देख सकते हो, जो बोलता है केसेस इन द जज और मैजिस्ट्रेट इज पर्सनली इंटरेस्टेड, तो ये अपने आप को रिक्यूज कर सकते हैं। नो जज और मैजिस्ट्रेट शैल एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट टू विच एन अपील लाइज फ्रॉम दिस कोर्ट ट्राई और कमिट एनी ट्रायल एनी केस इन विच ही इज अ पार्टी पर्सनली इंटरेस्टेड एंड नो जज और मैजिस्ट्रेट शैल हियर एन अपील फ्रॉम एनी जजमेंट और ऑर्डर पास और मेड बाय हिमसेल्फ, ठीक है। तो वो जनरली कोर्ट ऑफ सेशन में जाके अपने आप को रिक्यूज करा लेते हैं और दूसरे उसमें चल जाता है। क्योंकि इंफॉर्मेशन केस में तो हमने देखा भी था कि आप अपना जज चेंज करा सकते हो, बट बाकी में भी ये चीजें होती हैं। उसके बाद ड्यूटी ऑफ द हाई कोर्ट टू एक्सरसाइज कंटिन्यूअस सुपरिटेंडेंस ओवर द कोर्ट। जितनी भी कोर्ट ऑफ सेशन और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स की कोर्ट है, उन पे कंटिन्यूअस सुपरिटेंडेंस का राइट हाई कोर्ट का होता है। इसीलिए जब आप जज बनते हो तो आपको हाई कोर्ट के द्वारा अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, ट्रांसफर्स होते हैं, सब कुछ होता है, वो सब हाई कोर्ट के द्वारा किया जाता है। हाई कोर्ट का जनरल सुपरिटेंडेंस होता है। अगर किसी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को सस्पेंड भी किया जाता है तो हाई कोर्ट का ऑर्डर से होता है। कहने का मतलब कि ये चीजें जो हाई कोर्ट है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सुपरिटेंडेंस रखती है। एवरी हाई कोर्ट शैल सो एक्सरसाइज इट सुपरिटेंडेंस ओवर द कोर्ट ऑफ सेशन। जो भी सेशन जज बनते हैं उनका ट्रांसफर और इधर उधर जो भी भेजना है स्पेशल कोर्ट्स में, बाकी चीजों में, सब हाई कोर्ट के द्वारा होता है। एंड कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू इंश्योर दैट देयर इज एन एक्सपीडियस एंड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ केसेस बाय द जजेस एंड मैजिस्ट्रेट। तो इसमें ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। उसके बाद पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू मेक रूल्स। तो बेसिकली जैसा ट्रायल बिफोर द हाई कोर्ट, इसमें तो सेम चीज लिखी हुई है कि कोर्ट ऑफ सेशन का जो ट्रायल है वही फॉलो होगा। ये मैं आपको बता चुका हूं जब हमने कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल पढ़ा था, 520 मैंने आपको लिखवाया था। पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू मेक रूल्स, इसमें सिंपल ये कहता है कि एवरी हाई कोर्ट विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एज टू द पर्सन हु मे बी परमिटेड टू एक्ट एज पिटिशन राइटर्स और बाकी सारे जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं उसके लिए रूल्स बना सकते हैं। जो क्लर्क हैं, रजिस्ट्रार्स हैं, फाइलिंग कैसे होगी, बाकी चीजें कैसे होंगी, उसके लिए ये रूल्स बना सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब, इसमें जो लास्ट आपका चैप्टर है मिसलेनियस, उसमें ये तीन ही चीजें पढ़नी थी। लिमिटेशन मैंने आपको बता दिया, इरेगुलरिटीज मैंने आपको बता दिया, डिस्पोजल बता दिया। अब सिर्फ और सिर्फ दो चीजें बची हैं, अपील, अपील के अंदर रेफरेंस और रिवीजन और बेल, ठीक है। सिर्फ ये दो चीजें बची हैं, बाकी मैंने पूरा बेयर एक्ट आपको पढ़ा दिया है, जितनी चीजें हो सकती थी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, या तो अपील अभी शुरू कर दें, नहीं तो अपील में ये दिक्कत आएगी कि जो है फिर वो वीडियो दो अलग अलग हो जाएंगे। अपील अभी शुरू कर दें या फिर कल ही अपील पढ़ा देंगे, फिर 15 मिनट का ब्रेक लेके बेल पढ़ा देंगे। अपील आधे घंटे का है, आधे घंटे में अपील हो जाएगा और 1 घंटा बेल को लगेगा, तो 1.5 घंटे में ये दोनों पॉइंटर्स हो जाएंगे। जैसा आप लोग बताओ, अभी शुरू करना है तो बस ये दिक्कत हो जाएगी कि वीडियो अलग अलग हो जाएंगे, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। बोलो फटाफट। टुमारो, टुमारो, ठीक है, ठीक है। तो इसको कल कंटिन्यू करते हैं, कल कंटिन्यू करते हैं। तो कल 7:30 पे क्लास होगी अपील की, 7:30 से 8 बजे तक अपील खत्म हो जाएगा। फिर 8 बजे एक ब्रेक लेके 8:30 से 9:30 बेल करेंगे। और कल बीएनएसएस 100% कंप्लीट हो जाएगा फाइनली। थोड़ा सा डिले हुआ बीएनएसएस में शुरुआत से ही। और लिमिटेशन के नोट्स आज मिल जाएंगे बेटा, आज रात तक आप लोग को आज रात का मतलब कल सुबह आप उठोगे तो आपको मिल जाएंगे। आज रात में मैं काम करूंगा, तो आई विल प्रिपेयर द नोट्स ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। बट बीएनएसएस वाज बिग, तो उसको खत्म करने के लिए थोड़ा सा अपने को समय लग गया, ठीक है।